गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है और वहां पे एक दूसरे को ये बेलिबास कर रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी। हसन इकबाल साहब ने क्या कहा? हसन इकबाल साहब ने कहा था, नवाज शरीफ साहब उधर जा चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जा चुकी है, बिलावल भुट्टो जा चुके हैं, और गवर्नर पंजाब जा चुके हैं, सब जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। और वहाँ पे नून लीग, पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, पिंग पोंग कर रहे हैं। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है, वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपेन चलाने की भी इजाज़त नहीं है। और दहशत गर्दी के मुकदमात वहाँ पे भी दर्ज होना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी झंडा, पीटीआई का झंडा क्यों उठाया, मुकदमा दर्ज। और उसके बाद नारा क्यों लगाया, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। जो 8 फरवरी 2024 को और उससे पहले पूरे पाकिस्तान में जो खेल खेला गया, वही खेल गिलगित बल्तिस्तान में खेला जा रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में वही कुछ ये रजीम कर रही है। ये इलेक्शन चोर पार्लिमान और इलेक्शन चोर हुक्मरान वही कुछ कर रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया करता है। और हम अपना मुकदमा कश्मीर का ख़राब कर रहे हैं। और हम आज के बाद ये जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में हो चुकी है और गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है, इसके बाद हम किसी भी फोरम पर कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं कर सकेंगे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे, क्योंकि वो हमारे मुंह पे मारेंगे। ये सारी जितनी भी खबरें आ रही हैं गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, ये सारी हमारे मुंह पे मारेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, वो इनके मुंह पे मारेंगे, जनाब ये है आपका किरदार और ये है आपका मीडिया, ये रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सब रिपोर्ट हो रहा है। और वो सारी की सारी वीडियोस, खबरें, हर चीज़ इकट्ठी और फाइल बन रही। ये पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा तैयार करवा रहे हैं ये नाहिंजार हमारे हुक्मरान जो हैं, और इनको न शर्म है, न एहसास है, कुछ नहीं है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीर का जो हमारा एक तयशुदा असूली मौक़िफ़ है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसको हल होना है, हम कश्मीर से हम दस्तबरदार हो रहे हैं। कश्मीर हमारे हाथ से निकल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है। सिर्फ एक इंटरनेशनल है एजेंडा, उसके अकॉर्डिंगली ये सब कर रहे हैं और अपने बहुत ही छोटे फ़ायदे के लिए। क्योंकि मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज हूँ, कल नहीं होऊँगा। जर्नलिज़्म तो चलनी है और अच्छी रवायात छोड़ के जानी चाहिए। ये आर्मी चीफ़ 3 साल के लिए आता है और 3 साल को 5 साल कर दिया गया, 5 साल के बाद फिर लामहदूद कर दिया गया। ये जो ताहयात, तावफ़ात, ये जो ख़्वाहिशात हैं, ये इसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है और ये ज़हर कातिल है हमारे सलामती के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे आइन के लिए, हमारे कानून के लिए। ये जो एक्सटेंशन है और ये जो आइन के साथ खेला जा रहा है, आइन को तोड़ा जा रहा है। मैं आपको एक सुनवाता हूँ कि एक आइन को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद कहते हैं कि आइन जनाब अगर मुअत्तल ये आइन का मुअत्तल होने से बेहतर है आइन को बार-बार तोड़ते रहें। सुनाइएगा जी ज़रा डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब को सुनवाएँ। यहाँ पे मौजूद होंगे डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब। अगर आपके पास उनका शॉट ज़रा लेके आइएगा। डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब को ये सामने आ गए हैं। तो ये कहते हैं कि आइन जो है आइन में अमेंडमेंट हो ये ज़्यादा बेहतर होता है। वो देखिए आइन में अमेंडमेंट हो ये ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत इसके कि आइन मुअत्तल। अब ये किसको कह रहे हैं? ये सीधा-सीधा फील्ड मार्शल को कह रहे हैं। ये उनको कह रहे हैं कि जनाब, और हमें बता रहे हैं कि भई देखें, बात ये है कि वो तो आइन मुअत्तल करना चाहते हैं और वो तो आइन का बिल्कुल फ़ारिग करना चाहते हैं। ये तो हम हैं ज़रा तरमीम कर रहे हैं। एक तरमीम कर दी, दूसरी कर दी, तीसरी कर दी और हम बार-बार जो तरमीम कर रहे हैं, ये बेहतर है। क्योंकि वो तो आइन को मुअत्तल करना चाहते हैं, आइन को फ़ारिग करना चाहते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ कि अ, अगली बात, आइन मुअत्तल होना हज़ार दर्जे बेहतर है ये जो कुछ आइन के साथ कर रहे हैं। क्योंकि आइन मुअत्तल होगा, 2 साल, 4 साल की डिक्टेटरशिप के बाद आइन असल शक्ल में बहाल हो जाएगा। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, ये इसी तोड़े टूटे हुए आइन को और आइन के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ मिटा रहे हैं, इदारों को तबाह कर रहे हैं, मस्मार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बुनियादों को और विफ़ाक़े पाकिस्तान को, पाकिस्तान की वहदानियत को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को और हमारे जो 4 सूबे, पहले 4 सूबे थे, अब कश्मीर भी एक सूबा है, गिलगित बल्तिस्तान भी एक सूबा है। ये यहाँ पे हर जगह ये मुनाफ़रत फैला रहे हैं, ये तरामीम करने के बाद।
اور جو ان کا ہے کہ ہم نے ہی رہنا ہے، یہ جو ان کی خواہش ہے، تو یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کے وفاقی وزیر ہیں، اور انہوں نے کتنے دھڑلے سے کہہ دیا کہ جناب ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ آئین معطل کر دیں گے، تو ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ذرا سنوائیے گا جی آپ بلاول بھٹو کو گلگت بلتستان میں کیا فرماتے ہیں۔ جس کے ذریعے یہ آپ کو جیو شیو نہیں دکھائیں گے، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ تیرا دائیں ہاتھ کا کام تھا تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ میرا بائیں ہاتھ کی کام ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں کر سکے گا، کوئی پروفیسر صاحب اپنا چام ایسے جو دنیا کا میں کسی اور صوبہ سے مقابلہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں عالمی سطح پہ مقابلہ کرتا ہوں، اور جو میں نے سندھ میں پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا جس کے ذریعے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے۔ پہلے یہ ریکارڈ نیپال کے پاس تھا، ان کا کوئی زلزلہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے گھر بنائے، اس کے بعد آپ کا صوبہ سندھ کے پاس یہ ریکارڈ ہے، اس کے بعد صوبہ سندھ کے پاس اب یہ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ یہ جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں، اور میں صرف 20 لاکھ گھر نہیں بنا رہا ہوں، ایسے مضبوط گھر پکا گھر بنا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگلی بار جب سیلاب آئے تو یہ گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی وزیر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ کا کام ہے، میں 100 میگا واٹ ان پروفیسر صاحبان کو کون سمجھائیں گے کہ یار 1970s میں ڈاکٹر مبشر حسن نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ ایک سٹڈی کیا تھا کہ گلگت بلتستان سے بجلی کتنا پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ان کا 1970s کا سٹڈی کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے تھے 1970s کہ 1970 میں 70 71 72 کیونکہ 72 سے 77 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت سٹڈی ہوئی کہ گلگت بلتستان سے 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس وقت سے لے کے اب تک اقتدار میں کون رہا ہے؟ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، یا پھر ہمارے فوجی حکمران، اور اس کے بعد 11 سال ضیاء الحق صاحب رہے، 10 سال پرویز مشرف صاحب رہے، یہ ہو گئے 21 سال۔ اس کے بعد 5 باریاں لے چکے ہیں نون لیگ والے، 4 باریاں لے چکے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور یہ سارے کا سارا یہ برسر اقتدار رہا ٹولہ، اور 50,000 میگا واٹ اپنی سٹڈی ہے، 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہو سکی، اور دیامیر بھاشا ڈیم کا بنیاد کس نے رکھی؟ عمران خان کے دور میں، ان کی 3.5 سال کی حکومت ہے، اور ان 3.5 سال کی حکومت والے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے پچھلے 50 سال سے پاکستان کو برباد کیا، لوٹا ملوٹ مار کی، سب کچھ کیا، اور آپ کے اپنی فائلیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو آپ نے مسلط کر دیا، اور مسلط کر کے یہاں تک آ گئے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کو، کیونکہ احسن اقبال صاحب نے کل یہ کہا کہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ ہم 200 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے، احسن اقبال صاحب کو یہ جواب دے رہے تھے، میں بھی یہ پوچھ رہا ہوں احسن اقبال صاحب، آپ کو 5 باریاں ملی ہیں، اور یہ 5ویں باری ہے آپ لے رہے ہیں وزارت عظمیٰ کی، اور 3 بار نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب کو یہ دوسری بار یہ ہے، 5 باریاں ہیں، اور کوئی 10 دفعہ آپ 10 دفعہ پنجاب میں لے چکے ہیں، 5 سال آپ کی گلگت بلتستان میں حکومت رہی ہے، تو اتنی باریاں لینے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ میں بنا سکتا ہوں، ہم 200 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 200 میگا واٹ بجلی آپ نے پیدا کرنی تھی، بائیں ہاتھ کے کھیل کرنا تھا، تو وہ بائیں ہاتھ آپ کا پچھلے 40 سال سے کیا کر رہا ہے؟ وہ کہاں مصروف ہے آپ کا بائیں ہاتھ؟
वो नवाज शरीफ साहब का बायां हाथ कहाँ मसरूफ था, शहबाज शरीफ साहब का बायां हाथ 2 दफ़ा हो गया, उनको 2 दफ़ा वज़ीर आज़म, अभी भी कौन वो कहाँ गया? हालांकि आपने एक नंदीपुर बनाया था और वो एक दिन ही मेरा ख्याल है बमुश्किल चला है, और उसकी कैपेसिटी पेमेंट में अरबों रुपया हम दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम दे रहे हैं। इसलिए ये पाकिस्तान के साथ अगर जो सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया है तो वो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा, अगला ज़रा शॉर्ट सुनवाइएगा जी कि क्या फरमाते हैं। खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करके, सुनिए ज़रा जी। और बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है, ऐसे ही है ना? मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया है, ये है जनाब, लेकिन मैं कहते आज हैं कि मैं आप कई साल बाद आया हूँ, खुद ही बता रहे हैं कि मैं कई साल बाद आया हूँ। तो कई साल बाद आएंगे तो फिर आपको मियाँ साहब भुलाना ही है, और फिर यह है कि आप आने से पहले कौन सा आपके भाई की हुकूमत है, रजीम चेंज ऑपरेशन 5वां बजट आप पेश कर रहे हैं, आपके भाई पेश कर रहे हैं, और 5वें बजट के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं ये सारी तबाहियाँ किसने की हैं, और कहते हैं मैं कई साल के बाद आया हूँ और लगता है आप मुझे भूल चुके हैं। तो यकीनन आपने आवाम को भुलाया, आवाम ने आपको भुला दिया। और ये जब ये खुद कह रहे हैं कि हमें भूल चुके हैं, तो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है इस वक्त, वो ज़बरदस्ती आवाम को कह रही है कि नहीं, इनको याद करें, इनको दोबारा लेके आएं, इनको दोबारा बसाएं, इनको ज़बरदस्ती गन पॉइंट में वोट दें। अगर आपने वोट ना भी दिया तो हम इनको फॉर्म 47 दे देंगे। ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप का विजन है, और इसको कहते हैं विजन, और इसीलिए अब ये एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। और एक और शॉर्ट सुनिएगा जी, क्योंकि इनको ये सारा स्टेट ड्रामा, कभी कबूतर उड़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं। एक और मियाँ साहब का शॉर्ट सुनिएगा कि वो ये बताएं कि सबसे पहले सुनिए ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में से। 2017 में 2007, 9 साल हो गए हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं 2-3 महीने पहले बनाई थी। फिर मियाँ साहब कहते हैं शर्म कर, तैनू में पहले भी वज़ीर आला बनाया सी, हुण तैनू फिर मैं वज़ीर आला बनाना है। तो फिर उसने कहा कि हाँ, फिर उन्होंने याद करो, फिर याद आया 2017 में। तो सवाल ये पैदा होता है जी, 2017 में कमेटी बनी, उसके बाद फिर आपकी हुकूमत रही, उसके बाद फिर 5 साल हो गए आपकी हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान में आपने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, वहाँ पे भी आपने हुकूमत का तख्ता उल्टा, आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत का तख्ता उल्टा। तो आपको किसने रोका हुआ है कि आप इनके मसाइल को हल नहीं करना? किसने रोका हुआ है? हाँ, गोली चलाने में पिछले 5 सालों में गोली बहुत चली है, 4 सालों में। वो 26 नवंबर को भी चली, वो मुरीद के में भी चली, वो आज़ाद कश्मीर में भी चली, वो स्कर्दू में भी चली, वो गिलगित में भी चली, वो आपका 9 मई को भी चली। गोलियाँ बहुत चली हैं, और ये आपने ज़रूर आपकी इस रजीम की ख़ासियत है। आगे बढ़ते हैं जी। जो अगली खबर है वो है इमरान खान साहब का मामला। और शेख वकास अकरम साहब जो हैं, वो जब भी सोहेल अफरीदी साहब कोई एक्ट करते हैं, कोई मोमेंटम बनाते हैं, कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई लॉन्ग मार्च की, कोई तहरीक की कॉल देते हैं, और किसी किस्म का धरने की कॉल देते हैं, एहतजाज की कॉल देते हैं, तो शेख वकास अकरम साहब फिल फॉर उसको कट लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये तो हमारे साथ डिस्कस ही नहीं हुआ। तो शेख वकास अकरम साहब MNA हैं, और लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा में क़याम पज़ीर हैं, और वो आते जाते भी रहते हैं, और अपनी आराम से मूवमेंट भी है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे, तो वो CM हाउस में क़याम पज़ीर थे। सोहेल अफरीदी आए तो उन्होंने CM हाउस छोड़ दिया। अब वो CM हाउस के आसपास ही हमारे फौजी भाई हैं, शायद उनके मेहमान हैं या किसी और के मेहमान होंगे। तो ये PTI के अंदर के लोग सारी बताते हैं कि जनाब ये मामला है। तो हुआ ये कि कल सोहेल अफरीदी ने धरने की कहा कि जी हम धरना देंगे पार्लियामेंट के सामने। क्या कहा सोहेल अफरीदी साहब ने, जरा सुनिए। इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली का
جو بجٹ اجلاس ہوگا یہاں گیٹ کے سامنے ہم دھرنا دیں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی دھرنے کے حوالے سے. بعض بھائی اعلان کر دیتے ہیں پھر بھرم رکھنے کے لیے ہم بھی پھر اس کو بھرم پورا کرتے ہیں. ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی اس حوالے سے, آپ نے خود ہی اعلان کر دیا تھا سر. یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا جو وہاں کی حکومت ہے, عوامی حکومت ہے, وہ خیبر پختونخوا کے حکومتی فیصلوں میں میں آزاد ہوں. اور دوسرا جو ہے شیخ صاحب اگر آ سکتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کرے, ورنہ جو ہے کسی کی علاقاری نہ کرے. یہ ایم پی ایس کی انہوں نے کہا کہ احتجاج کروائیں گے, ایم پی ایز آئیں گے خیبر پختونخوا, اس میں ایم این ایز بھی آئیں گے, سارے ایم این ایز. اگر شیخ وقاص کو جو ہیں وہ نہیں آنا تو وہ بے شک نہ آئیں, وہ نہیں آ سکتے, نہ آئیں. سر آپ تو وہ نہیں آنا چاہتے, نہ آئیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ پتہ نہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ پہلے جب سہیل آفریدی نے کال دی تھی اور علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز بھی ان کے ساتھ تھے, تو اس وقت بھی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی, اور وہ بھی شیخ وقاص اکرم صاحب کی تھی. اور وہ آڈیو لیک نہیں ہوئی تھی بلکہ آڈیو بھیجی گئی تھی, ریکارڈ کر کے وہ کہے گا نا اس کو چلا چلو دیں, تو انہوں نے چلا چلو دیا. تو اس طریقے سے آج پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ جہاں بیٹھے ہیں تو پھر آپ بیٹھے رہیں, آپ شاید انڈر پریس ہیں. تو یہ معاملات بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. اور آپ کو پولیٹیکل مومنٹ تو پھر چلنی ہے, اگر عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں تو مہنگائی کے لیے, سب کچھ کے لیے. اور اگر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ اپنا احتجاج کی بات کرتا ہے, تو اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا, تو یہ اس کے لیے پبلکلی یہ کہہ دینا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور آپ چیزوں کو بکھیر رہے ہیں. لہٰذا سہیل آفریدی جو ہیں وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے لیے بالآخر وہ بول پڑے.